और बहुत सारे पेरेंट्स, क्या मुझे लगता है मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि 2 घंटे में आप किसी आदमी के व्यक्तित्व को या 2 महीने में आप किसी आदमी के व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते। वो बच्चा तो 25-26 की उम्र तक परिपक्व हो चुका है, उसको आप कैसे चेंज करेंगे? 2 महीने में उसको कैसे सिखाएंगे कैसे चलना है, कैसे बात करनी है? कितना सिखा देंगे? और बनावटी चीज कब तक चलेगी? तो ये ऐसे संस्कार है जो हमें बहुत स्टार्टिंग से अपने बच्चे के अंदर डालने हैं। फिर इसके बाद आपका टेस्ट भी हो गया है, ओबी बिल्डिंग, जिसको हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और इससे जूझ रहे हैं। अभी जब मैं बात स्टार्ट करूंगी तो इस पर भी आएंगे कि पेरेंट्स इस बात से भी जूझ रहे हैं कि बच्चा बाहर घूमता है, घर में नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो आपको अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। खैर, जब ये सब सारी चीजें हो गई हैं तो मुझे लगता है स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ खत्म होती है। इससे ज्यादा एक विद्यालय अपने बच्चों को क्या दे सकता है? इतने सारे, और देखिए पार्टिसिपेशन आप लोगों का भी चाहिए, इससे भी आकलन होगा कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट करेंगे। इससे ज्यादा विद्यालय कुछ नहीं दे सकता है। आप अगर बाहर के स्कूल्स में भी जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, तो वहां की जो अच्छी स्कूलिंग है उसमें यही फैक्टर्स तो रोल प्ले कर रहे हैं, वरना सिलेबस तो सेम है। सीबीएसई तो सब जगह एक जैसा है। यूपी बोर्ड हो या किसी और स्टेट का बोर्ड हो, उसकी एजुकेशन जो है वो एक जैसी है। तो और क्या अलग फैक्टर्स हैं? यही सब फैक्टर्स हैं जो आपका स्कूल आपको दे रहा है। I would like to talk about the role of parents in shaping the future of a child. एक बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए माता पिता का, और माता पिता ही गार्जियन का भी, बाबा दादी होते हैं। अब ग्रामीण इससे हम परिवेश से आ रहे हैं तो जॉइंट फैमिली ज्यादा है, तो गार्जियन का, एक फैमिली का, एक माता पिता का क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी है अभी। अब एक प्रश्न आता है कि आप सब लोग क्या चाहते हैं? स्कूल में बच्चा है तो क्यों है, क्या उद्देश्य है, स्कूल में क्यों भेजा? एक कोई जवाब, और मैं चाहूंगी कि महिलाएं दें इधर से। आप लोगों से कोई एक जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आप ही बता दीजिए क्या चाहते हैं बच्चे बड़े होकर क्या हो? बहुत सिंपल है, बोल दीजिए। कुछ भी गलत सही आप ही हेजिटेशन करेंगे तो बच्चे कैसे बोलेंगे? फिर ये तो आपको सिखाना है। बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए, मैम खड़े होकर बोल दीजिए। पेरेंट्स को यही चाहिए कि जो बच्चों के मन की भावनाएं हैं उसको स्वीकार करें कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ना कि अपनी जबरदस्ती ऊपर थोपे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुंदर आंसर है, यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। इन ऑल अगर हम देखें तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो। क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा कामयाब हो। जब स्कूल से बाहर जाए तो क्या हो? आवाज देकर आप बोल सकते हैं एक बार, क्या हो आपका बच्चा? कामयाब हो। लेकिन गलती कहाँ रहती है कि आप उसको इस कामयाबी की परिभाषा खुलकर नहीं बता रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आप रटते रहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। करते हैं आप लोग ऐसा? आप जब भी बच्चा आपके बराबर से निकलेगा आप कहेंगे पढ़ाई करो, जब भी आप उसको लेके कहेंगे कामयाब हो जाओ, लेकिन क्लैरिटी नहीं है तो बच्चा किस दिशा में जाए उसको समझ ही नहीं आता। जैसे अभी एक उत्तर आया था कहीं से कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा आईएएस या आईपीएस बने। क्लियर दिस नोशन इनटू द माइंड ऑफ योर चिल्ड्रन कि कामयाबी में आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। एक जब वो बड़ी एज में आ जाए, 8th, 9th is the decision making stage, career making stage of a child. This is the time, this is the right time when you should decide कि उसको आगे चलकर किस करियर की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उसको कहते हैं कामयाब हो जाओ। अरे कामयाब होने के लिए उद्देश्य तो दो, बताओ तो कि कामयाबी में मुझे क्या करना है, क्योंकि कामयाब तो सब है। जो इंजीनियर है वो भी कामयाब है,
जो डॉक्टर है वो भी कामयाब है, जो आईएएस ऑफिसर है वो भी कामयाब है, लेकिन हर किसी को अलग अलग स्किल्स लेनी पड़ेगी, हर किसी को अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे बच्चे को पता होगा कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं उसको 6th स्टैंडर्ड से ही एक मैगजीन आती है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, मैं उसको बोल दूंगी हर महीने लाकर कि तुम्हें करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। मैं उसको कहूंगी आप राइटिंग स्किल सुधारिए, क्योंकि इसमें ऐसे राइटिंग का एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है 800 मार्क्स का, और उसमें तुम्हें अच्छा लिखना है, और चूंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है तो तुम्हें अभी से आदत डालनी है कि जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर 2-2, 3-3 पेज का लेख लिखो, डेटा इकट्ठा करके। एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए। यहीं पर अगर कोई डॉक्टर होगा तो मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, मैं उसको कहूंगी आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ्स छोड़ दीजिए। इंजीनियर होगा तो मैं कहूंगी मैथ्स इज मस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट द मोस्ट। तो हमारी गलती जो मुझे लगता है रहती है वो ये कि हम बच्चे को ना कंफ्यूज कर देते हैं। कामयाब हो जाओ, फिर उदाहरण क्या देंगे, वो डॉक्टर बन गया है, वो इंजीनियर बन गया है, वो पुलिस में भर्ती हो गया, और वो बेचारा परेशान है कि मैं कैसे कामयाब हो पाऊंगा, मतलब सब कुछ करूं। तो एक लाइन आपने उसको नहीं दी। अब मैं छोटी छोटी बातें कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। तो आपका बच्चा अगर 8th 9th में है तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ बैठे, उसका इंटरेस्ट जाने, उससे अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा करें, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस अधिकारी है, उन सबके बारे में बातचीत करें, और बातचीत करते वक्त देखें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ बन रहा है। और आप पाएंगे कि 1-2 साल के अंदर ही वो आपको कह देगा कि पापा मुझे तो ये बनना है, मम्मी मुझे तो भैया अच्छे लगते हैं, मुझे तो उन्हीं की तरह जाना है, उनसे पूछना है। आप उसको फिर जो बनना चाहते हैं वैसे उदाहरण पेश करें। कैसे पेश करें? हवा नहीं बनाए। क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम है, जिपमर का है, एम्स का है, ठीक है, दे देगा। आपने मुश्किल बनाया है क्योंकि आप नहीं कर पाए। मैं बहुत फ्रैंकली कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके या हमारे बीच में, मतलब आपको समझाने के लिए आप नहीं कर पाए, आपने उसका हवा बना दिया। और अगर उद्देश्य ऐसा बना दोगे तो इम्पॉसिबल है, उसको देखो उसने ऐसा कर लिया, तुम ना कर पाओगे, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तो कैसे कर पाएगा? उसको पता चल गया मेरे पेरेंट्स ही नहीं मानते मैं कर पाऊंगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अभी जो बात कह रहे थे ना, आई हैव टू शो कॉन्फिडेंस इन माई चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी एक पेरेंट यहाँ बैठे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस दिखाना है, तो कॉन्फिडेंस आप उनको दिखाएं, आप उनको रास्ता बताएं, बेटा क्या बनना है। वी डू नॉट गिव टूल्स, दिस इज द सेकंड थिंग आई हैव नोटिस्ड। जैसे इस बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं है तो पढ़ता ही नहीं, किताब लेके उठा लो, पढ़ो। अब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमें भी मैथ्स नहीं आता है, हो सकता है एक सब्जेक्ट पे हमारी पकड़ नहीं हो, तो हम उसको टूल्स नहीं बताते। टूल्स कैसे? पेरेंट्स तो हेल्पिंग हैंड है बच्चों के, आप उपदेशक नहीं है, आपको तो उनके साथ उनकी लड़ाई में शामिल रहना है। तो अगर मेरे बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कम आए तो मुझे उसको क्या कहना है कि अच्छा आप अभी तक कितनी देर पढ़ रहे थे, आपके कितने चैप्टर्स हैं, एक पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, कोई एक टीचर रखिए या फिर स्कूल में टीचर को बोलिए कि आप इसको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, इसको इन 3 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। और आप उसको जताएंगे ये बात कि जहां तुमने ये सारे क्वेश्चंस 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कर ली, तुम्हारा डर और तुम्हारा जो वीकनेस है वो खत्म हो गई। मुझे अभी भी ध्यान आता है 10th में आई वॉज वेरी वरिड कि मेरा हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री वाला जो सेक्शन था वो हो नहीं पाया था, और वो मैक्सिमम मार्क्स का था। एक टीचर हुआ करते थे बहुत इंटेलिजेंट, रजनी मैम, मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैम मेरे ये 2 सेक्शंस नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा अरे ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया तो तुम कैसे पास करोगे मैथ्स को? अब तो नवंबर आ गया है और तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो 2-2 बार 3-3 बार रिपीट कर लिया है। तो इससे क्या हुआ कि मुझे डर लगा, मैं घर आई, मैंने कहा पापा उन्होंने बोल तो दिया है कि पढ़ाएंगी, लेकिन वो तो ऐसे बोल रही थी। तो मेरे फादर ने कहा डोंट गो देयर, वहां ट्यूशन लगाने की 10th में कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती है। अरे जिसने पहले ही तुम्हें डरा दिया वो तो तुम्हारा मोरल इतना डाउन कर देगी तो तुम फेल नहीं होगी तो और हो जाओगी। फिर मैंने कहीं और ऐसे
पढ़ाते थे और पापा ने कहा भाई इसको कुछ नहीं कराना, ये जितना भी तुम्हारे बुक का है, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल थी उस टाइम पर, इसका बस एक एक क्वेश्चन इसको अपने सामने करवाओ प्रैक्टिस। वो डर निकल गया एंड आई एम श्योर मुझे मैथ्स में जितने भी मार्क्स मिले होंगे, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री में तो एक सम नहीं छोड़ा था और बिल्कुल करेक्ट किया। The two things that helped me that time is कि पापा का कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को दिखाना है बच्चों के बीच में, और सही दिशा। अगर मैं उसी टीचर के पास पढ़ती रहती जो मुझे नेगेटिव रेनफोर्समेंट देगा तो शायद मैं फेल हो जाती, मैं उसको पढ़ती नहीं और डर बैठ जाता है मेरे अंदर। तो आप लोगों को अपने बच्चों को टूल्स देने हैं कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में डर है तो आप कैसे उसको पढ़ें, या फिर उसके आप नहीं समझा पा रहे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तो टीचर के पास आइए, 5-10 मिनट का समय लीजिए, 15 मिनट का, और टीचर से उसके सामने डिस्कस कीजिए और फिर वो बताएगा और टीचर उसको हेल्प कर देगी। बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं बनाइए, बड़ा मत बनाइए इसको। एक और चीज यहीं पर आता है, दैट इज सेल्फ इमेज। मेरी अपने मन में अपनी क्या मूर्त, क्या छवि है। अब क्या होता है, अच्छा एक क्वेश्चन है छोटा सा, थप्पड़ गाल पर ही क्यों पड़ता है जबकि चोट तो कमर पे ज्यादा लगे पिटने से? कभी ये सोचा है आपने? जब ज्यादा गुस्सा होंगे तो गाल पर हाथ चलेगा, बाद में उठेगी, जो भी आप मारना चाहते हैं, कुछ भी चप्पल उठे, थपकी ले लें मम्मियां, लेकिन वो बाद में उठती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे किसी बात से तो आप गाल पर थप्पड़ मारेंगे, ऐसा है कि नहीं? है ना ऐसा? ऐसा क्यों है? ये जो चेहरा है ये आपकी पहचान है। मैं समृद्धि हूं लेकिन मुझे लोग कैसे पहचानेंगे? इस चेहरे से। बच्चों की भी यही पहचान है। तो हमें, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें जो भी काम करना है इस आइडेंटिटी को, इस छवि को साफ रखने के लिए और ऊंचा रखने के लिए करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे ये छवि, ये चेहरा धूमिल हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। तो इसीलिए थप्पड़ हमेशा कहाँ लगता है? गाल पर। तो मारने के लिए नहीं कि आप ज्यादा हर्ट हो, वो इसलिए मारा जाता है बच्चे को कि तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे परिवार से, ऐसे परिवेश से, ऐसे स्कूल से नहीं हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। तुम्हें अपने कुल का नाम रोशन करना है, नीचे नहीं ले जाना है, इसलिए गाल पर थप्पड़ लगता है। आइडेंटिटी पर थप्पड़ लग रहा है कि ये तुम्हारी पहचान नहीं हो, तुमने गलत किया, इसको सुधारो। तो सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से पेरेंट्स ऐसे जिनको लगता है हमारा बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत नटखट है, पढ़ाई नहीं करता है, बात नहीं सुनता है। कौन कौन है? फ्रेंडली बोल दीजिए, है ना? ऐसा है क्या? सब अच्छे बच्चे हैं क्या? अच्छे हैं, कभी नहीं मानते होंगे। देखिए एक जो बात है वो ये कि सेल्फ इमेज, आपको अपने बच्चों की सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना है। अगर एक बच्चे को आप ये कहेंगे कि तुम बुद्धू हो, तुम तो कुछ नहीं करोगे, किसी लायक नहीं हो, ये नहीं पढ़ेगा, तो वो क्यों पढ़ेगा? एक बच्चा सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को खुश करने के लिए करता है, उनकी गुड बुक्स में आने के लिए करता है, ताकि वो उस पर गर्व कर सके, 4 लोगों के सामने उसको इंट्रोड्यूस कर सके, ये हमारा बच्चा है, ये हमारी क्लास का स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा है, डांस बहुत अच्छा करता है, मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स आए, व्हाटएवर द स्किल्स आर। लेकिन अगर आप उसको ये कह दोगे कि तुम अच्छे नहीं हो, तो वो एफर्ट ही नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स को जानते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो क्यों चेंज करें? वो उसकी सेल्फ इमेज बन गई है। लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि तुम कर सकते हो, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू, जस्ट टेक योर टाइम एंड डू इट, आई एम टेलिंग यू, ही विल डेफिनेटली डू दैट। कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में शो करना वो बहुत बड़ी क्वालिटी है, और उनकी सेल्फ इमेज को कभी हर्ट मत कीजिए, आप कितने भी गुस्से में हैं। आप सबको बधाई, आप पेरेंट्स हैं, आपको पता है ब्रह्मांड का एक तत्व भगवान ने आपकी गोद में दिया है, उसने अपनी जिम्मेदारी आपको दी है
कि मैंने तो रूप रंग दे दिया, लेकिन संस्कार और भविष्य आपको बनाना है। तभी तो माता पिता को भगवान कहा जाता है। लेकिन भगवान ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, कभी कंपैरिजन नहीं किया। आप लोग क्यों कंपैरिजन करते हैं कि वो अच्छा है, तुम बुरे हो, तुम उसे देखो। हर एक बच्चा स्पेशल है और यूनिक है। माँ बाप का फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि वो ये देखें कि मेरे बच्चे में क्या क्वालिटी है। आइंस्टीन नहीं होते अगर उनके पेरेंट्स ने उनकी सेल्फ इमेज को हर्ट किया होता। उन लोगों के अंदर अपनी सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक और बात, हाउ मेनी ऑफ यू प्रेज योर स्टूडेंट्स, योर चाइल्ड? आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं? करते हैं? वेरी गुड। आप सोचो करते हैं, कितने लोग तारीफ करते हैं? बहुत अच्छी बात है, हिचकिचाइए नहीं। और कितने लोग डांटते हैं? सभी डांटते हैं, हाथ तो उठा ही सकते हैं, है ना? आते जाते हमें भी डांट पड़ी है बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मैं साइकोलॉजी का एक फैक्ट बताती हूँ। वैसे तो कहते हैं, आप जितना भी साइकोलॉजी में लिखा है सब फॉरेनर्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉरेनर्स हैं। तो वो जो थ्योरीज लिखते हैं वो हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि वहां का परिवेश, वहां का एनवायरमेंट अलग है, हमारे यहाँ का एनवायरमेंट अलग है। रीइंफोर्समेंट होता है ये, इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि जैसा काम किया उसके एवज में आपने उसको क्या दिया वापस, तारीफ दी, शाबाशी दी या गुस्सा किया जाए किया, ये क्या है? ये रीइंफोर्समेंट है। कई बार आप तारीफ करते हैं तो चॉकलेट दे दी, बहुत अच्छा काम किया, टॉफी दे दी, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड नॉट, आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर 10 years, 10 साल हो गए, 10 साल से भी ज्यादा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज्यादा काम करता है। हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि अगर गलत कर रहा है तो खूब डांटो, और अच्छा कर रहा है तो तारीफ मत करो, अरे ये चढ़ना चाहे कहीं, ऐसा ना शाबाशी ज्यादा दे दी फिर पढ़ाई नहीं कर रहे। ज्यादा शाबाशी नहीं देनी है, वो लिमिटेड रखना है। लेकिन अगर आपके बच्चे के 40 मार्क्स आए मैथ्स में और अगले सेमेस्टर में उसके 60 मार्क्स आए, तो अफरादुल तो है नहीं ना, लेकिन उसने 20 मार्क्स इंक्रीज किए हैं, इम्प्रूवमेंट है। तो यू नीड टू सिट बाय हिज साइड, आपको उसके पास बैठना है और उसको कहना है आपने अच्छा किया, देयर इज बेटरमेंट एंड आई एम हैप्पी, बट आई नो दैट यू आर द बेस्ट एंड यू कैन गिव योर बेस्ट, यू कैन स्कोर 100 out of 100 इन मैथ्स। तो उसको उसके अच्छे एफर्ट्स के लिए शाबाशी दीजिए और उससे पूछिए तुम्हें और क्या चाहिए, क्या टूल्स चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, जिससे तुम 100 out of 100 स्कोर कर सको। बिकम फ्रेंडली। फ्रेंडली बनना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो कहते हैं भय भी होए ना प्रीत, भय के बिना तो प्यार भी नहीं होता, डर तो थोड़ा सा रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंडली होने से मेरा मतलब ये है कि आप बच्चों से सुने। एक और चीज है, आप देखते हैं ना कि बच्चे हमारे पास नहीं बैठ रहे हैं। ये बहुत बार समस्या आती है टीनेजर्स के साथ कि बच्चे हमारे पास नहीं बैठते, हमारी बात नहीं सुनते। आप एक बात बताइए, मुझे लगता है 20 के बाद तो ज्यादा चेंजेस हमें होते ही नहीं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। लेकिन ये जो 12 से और आपके 20-21 साल तक का बच्चा है, they go through physiological, psychological, emotional, so many changes। और जब एक बच्चा इतने चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, दिक्कत इतना था, अब पैंट छोटी हो गई है, इतना लंबा हो गया है, एक क्लास से हर साल दूसरी क्लास में जा रहा है, फिर चेंज इन्वायरमेंट है, फिर क्लास टीचर अलग है, तो आप देखिए कि वो कितना एडजस्ट कर रहा है। ये स्ट्रगल है। अगर आपको अभी इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़े तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना पड़े तो आप कितने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बजाय ये ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा हर साल नया कुछ चेंज कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें उसे सपोर्ट करना है। और देखिए इस समय पर टीनेजर्स जो हैं
आप लगाइए स्टैंडर्ड 1 से 12 तक का जो बच्चा है, उसको कई बार होता है ना कि गुस्सा बहुत आएगा, बात नहीं सुन रहा है, झुंझला रहा है, तो इट इज नॉट हिज फॉल्ट। देयर आर सम बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर गोइंग, हार्मोनल चेंजेस हैं, और वो ऐसे गुस्सा कर रहा है। ऐसे में आप शांत रहिए। यहाँ एक मैसेज और है। एक हमने बहुत, जब मैं छोटी थी तो मम्मी की स्टेज पर एक कोटेशन लिखी थी, और हमारे दादाजी जरूर लाया करते थे ऐसी कोटेशंस। तो उसमें लिखा था, जो बच्चों को सिखाते हैं उस पर बड़े खुद अमल करें तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। और मुझे ये अभी तक याद है, क्योंकि शुरू में तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कह रहा है कि जो बच्चों को सिखाते हैं उस पर बड़े खुद अमल करें। तो मुझे लगा कि कोई स्टडीज से रिलेटेड है, तो कैसे? बाद में समझ आया कि जो भी हम क्वालिटीज बच्चों को सिखा रहे हैं ना, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, प्यार से रहिए, भाईचारे से रहिए, पोलाइट रहिए, हेल्पिंग रहिए, अगर हम सब लोग भी वही करने लगे तो संसार स्वर्ग बन जाएगा। मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में इसे थोड़ा सा अलग करके कह रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, तो आप उनकी बात सुनिए। मतलब जैसा बिहेवियर आप एग्जिबिट करेंगे, जैसा व्यवहार, जैसे अपनी आदतें आप बच्चों को दिखाएंगे, बच्चा उन्हीं का अनुसरण करेगा, बच्चा उन्हीं को फॉलो करेगा। There are two kinds of intelligence, crystalline and environmental. Crystalline intelligence is whatever you get from your parents, hereditary होता है। और environmental intelligence होती है जो आप अपने परिवेश से, अपने वातावरण से सीखते हैं। जैसे अभी ये बच्चे इतने सारे टूल्स जो स्कूल में आए हैं वो सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे। वैसे बच्चे पेरेंट्स का व्यवहार तब होंगे 5 साल की उम्र से अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कभी छोटी सी एक बच्ची बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह रिएक्ट करेगी, अगर पापा को रोटी देनी है तो वो वैसी बात करेगी, लो एक और ले लो आप, जैसे उसकी मम्मी करती है। एक बच्चा ऐसे ही करेगा, वो अपने मम्मी पापा को इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, और वो बड़े होने तक चलता है। तो आप जो बच्चों कहते हैं गुस्सा मत करो, क्या आपने ये उनको एग्जिबिट किया है कि आप भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में गुस्सा नहीं करते हैं? आप अगर उनको चाहते हैं कि वो आपका प्यार करे, आपकी भावनाओं को समझे, तो क्या कभी जब वो उदास थे, रो रहे थे, चिड़चिड़े थे, आपने उनकी भावनाओं को समझा है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं ज्यादातर ये देखती हूँ कि बच्चों को ना मशीन की तरह रखा जाता है। कितना खाना है, कितना बोलना है, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में फर्स्ट आना है। आप ये नहीं देख रहे कि हो सकता है कि वो आगे जाकर इंजीनियर भी बन जाए, लेकिन वो इंजीनियर क्या खुश होगा? जो फ्रस्ट्रेटेड हो, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, फिर इस सफलता के क्या मायने रह गए? सफल तो वो है जो संतुष्ट है, खुश है और अच्छा अर्न कर रहा है। वो मायने हर किसी आदमी के लिए अलग अलग है। तो आप लोगों को, बच्चों को वैसा व्यवहार एग्जिबिट करना है जैसा आप उनसे चाहते हैं। एंड बिलीव मी यू, अगर बच्चा गुस्से में है और आप उसके सर पर हाथ फेर कर कहते कि शांत रहो और चले जाए वहां से, यू विल सी दैट आफ्टर 5 मिनट्स यू विल काम। लेकिन आप उससे ज्यादा चिल्लाएंगे या उसको डांटेंगे उस समय पर, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरा, एक गैप होता है एक पेरेंट के और बच्चे के बीच में। जिस समय आप चिल्लाएंगे, आपकी सीमा है ना चिल्लाने की, आपकी सीमा होगी ना मारने की, और आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट आता है पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में। यहाँ तक भी हमने देखा है, जब आपकी वो सीमा खत्म हो गई तो वो डर खत्म हो गया बच्चे के मन से, उसको पता है इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, और तब आप होपलेस हो जाओगे। इससे अच्छा है कि एक रिस्पेक्टेबल गैप अपने टीनेजर बच्चे से बनाकर रखें, और हिज कॉन्फिडेंस, उसका फेथ अपने अंदर रखें कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है, माय पेरेंट्स आर ऑलवेज विद मी, दे हैव कॉन्फिडेंस इन मी। और एक बात, ये मुझे पता है कि सफल होने से ज्यादा जरूरी है माँ बाप के लिए। आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, इंटेलिजेंट बना दिया, अच्छे सक्सेसफुल करियर्स में चले गए और बाहर जाकर वापस ही नहीं आए। ऐसे सफल बच्चों का भी क्या करोगे?
सही है कि गलत? ये गैप आज की जनरेशन में बढ़ रहा है। ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ना, ये वापस पेरेंट्स के पास नहीं आ रहे हैं। अब टीनेज बच्चे के साथ ये चेंज कीजिए। आप डिसिप्लिन में रख सकते हैं उसको एक समय तक, जब वो अर्निंग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तब वो आपके डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। आपको चाहिए कि इस समय पर आप एक ऐसा बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बनाएं, इमोशनल, कि अगर आप उसके किसी काम से दुखी हैं तो डांट के मत, थोड़ी देर उदास होकर बैठ जाइए, चुप बैठ जाइए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बात मत कीजिए उससे, कह दो कि मैं नाराज हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड। लिटरल जैसे माँ तो कर देती है ऐसा, है ना, मुझे बात अभी नहीं, 15 मिनट तो कुछ, तो आप देखिएगा इमोशनल बॉन्डिंग बन जाएगा और वो फिर आपके कहने से नहीं, आपके हाव भाव से समझने लगेगा कि मेरे पेरेंट्स आर दे हैप्पी और दे डिसअपॉइंटेड विद मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही एक इमोशनल बॉन्डिंग है जो आपको अपने बच्चों के करीब रखेगी, ना कि डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस आफ्टर अ टाइम। एक और चीज करियर से रिलेटेड ले लेते हैं। मेरे दिमाग में था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ प्रॉब्लम जो होती है वो पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं जब 8th में थी, 9th में थी, मैं दिल्ली गई, मेरी सिस्टर जो चाचा की बेटी थी वो DPS में पढ़ती थी। मुझे वहां जाकर अजीब नहीं लगा। किस मामले में? कि मैं इंग्लिश बोल लेती थी अच्छी, तो वो सारे बच्चे इंग्लिश बोलते थे, तो आई हैड नो डिफिकल्टी टॉकिंग टू देम, पहला। दूसरा, मैं नॉलेजेबल थी। नॉलेजेबल कैसे? न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पापा ने आगे डाली थी कि कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ो। आपको समझना होगा कि ये सारी चीजें भले ही बच्चे को मार्क्स लेने में हेल्प ना करें, लेकिन ये उसको किसी भी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेंगी। वो कॉन्फिडेंट होगा जब वो बाहर निकलेगा। लेकिन एक चीज होती है ना, जैसे वो लोग जब हॉलीवुड एक्टर्स के नाम लेते थे तो मुझे नहीं पता था कि हॉलीवुड में कौन कौन से एक्टर्स हैं, तो मुझे थोड़ा अलग लगता था। आजकल तो ये चिंता भी नहीं है पेरेंट्स को, सबके पास सेल फोन्स हैं। योर चिल्ड्रन आर अवेयर। अब ये जो गैप था बड़ी सिटीज का और छोटी सिटीज का, ये खत्म हो गया है। अब जो एबेकस और एक्सीड बड़ी बड़ी सिटीज में चलता था वो आपके स्कूल तक है, तो आपकी स्कूलिंग में और उस स्कूलिंग में फर्क नहीं है, पर एक्सपोजर में ये फर्क हो सकता है कि वहां का पेरेंट थोड़ा सा और अवेयर है। जैसे आप कभी अपने बच्चों को ले जाकर एक ट्रिप पर ले जा सकते हैं, दिल्ली ले गए, किसी मॉन्यूमेंट में ले गए, तो उससे एक एक्सपोजर आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम ऐसी किसी जगह जाएंगे तो कैसे जाएंगे। ट्रैवलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सोलो ट्रैवलिंग भी करें एक उम्र के बाद। आपको पता है 12वीं के बाद आपका बच्चा आपसे दूर जाएगा, तो उसको सोलो ट्रैवलिंग का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं अकेले कहीं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं जा सकता हूं या जा सकती हूं। तो इन सभी चीजों पर हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात यहाँ पर हो ही गई है, मैथ्स की बात हो गई है, गुड पेरेंटिंग वाला जो एक सेगमेंट है वो आपको खुद देखना है। आपको ऐसे बच्चे बनाने हैं जो एक यूनिडायरेक्शनल हो, जिनकी एक डायरेक्शन है। एक और चीज, this is my last point and I will over my session then I will hand it over to संजय सर। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने देखा है जब पौधा लगा होता है, बेल लगी है, तो बेल का तो काम है बढ़ना। मनी प्लांट होती है आपके यहाँ पर, मनी प्लांट बढ़ती रहेगी ना, रोक तो नहीं सकते उसको। ऐसे ही बच्चा ग्रोइंग एज में है, उसके इंटरेस्ट डेवलप होंगे, उसका मन करेगा मेरा सोशल सर्कल बड़ा हो, उसका फ्रेंड सर्कल भी होगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं रहे, पर लिमिटेड फ्रेंड्स हो, ये हो सकता है। तो जब हम मनी प्लांट की बात करते हैं, बेल बढ़ रही है, तो आप उसको डायरेक्शन देते हैं ना, आप कोई सपोर्ट देंगे उसको ताकि वो सीधी रहे, या फिर आप स्टेयर केस पे उसको डायरेक्शन देंगे, किसी रस्सी से बांध देंगे।
यही तो करना है बच्चों के साथ। उनकी प्रतिभाएं तो निकलेंगी, उनका इंटरेस्ट तो होगा कि हम बाहर भी जाएं, उनके पास टाइम है, पढ़ाई से अगर भी उनका मन होगा कि रिक्रिएशन हो। अब आपको होल्ड करना है कि ये रिक्रिएशन वो सड़क पर बाइक घुमा कर ले, या आपके बीच में बैठे हंसे बातचीत करें, या फिर आप उनके साथ कोई स्पोर्ट्स खेले, या फिर आप कोई नई हॉबी उनके अंदर कल्टीवेट करें। ये बहुत, इट इज वेरी मच इनटू योर हैंड्स। वो तो रिक्रिएशन का माध्यम ढूंढेंगे, लेकिन उसको क्या डायरेक्शन देनी है ये आप सुनिश्चित करें। ये ध्यान रखिए कि ये आप सुनिश्चित करें। गलत कंपनी से बच्चों को बचाना बहुत बड़ा एक काम है, और उसके लिए आपको ऐसी हॉबीज डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसी हॉबीज कल्टीवेट करनी पड़ेगी जो उनके लिए हेल्पफुल हो। और देखिए एक छोटी सी बात और, अभी बिफोर 2 or 3 days माय सिस्टर कॉल्ड, मेरी बहन का मेरे पास फोन आया और उसने कहा समृद्धि घर है, 2 बच्चे हैं उसके, कि घर पर हूँ, कोई काम नहीं है। शी इज अ न्यूट्रिस्ट बाय प्रोफेशन। तो अभी आई वांट टू स्टार्ट माय ओन वेंचर, और आई वांट टू गेट अ जॉब समवेयर, कहीं नौकरी करनी है, मैं ऐसे थक गई हूँ घर में। तो मुझे बड़े आश्चर्य हुआ, मैंने कहा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ईश्वर ने दे दी, 2 बच्चे हैं जिनको तुम सिखा सकती हो, कि तुम हो जिसने अपने काम को वर्थलेस बना दिया है, महत्वहीन बना दिया है। ये औरतों की बहुत बड़ी मैं कमजोरी कहूंगी कि उनके पास सब कुछ है, सुविधाएं हैं, इमोशंस हैं। जो बच्चा बाप की बात नहीं मानता है वो माँ की बात एकदम मान लेता है। इतने बढ़िया इमोशनल टैक्टिक्स माओ के पास होते हैं। आप अपने बच्चों को क्या नहीं दे सकते, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर हस्बैंड जॉब करते हैं, समय नहीं निकाल सकते हैं, तो ट्राई टू बी क्लोज टू योर चिल्ड्रन। आप वो जो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर उनसे उनकी बातें सुन सकती हो, समझ सकती हो, शेयरिंग बढ़ा सकती हो। आपके पास इतना सब कुछ है अपने बच्चों को देने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोचते हो कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो आपने रोल क्रिएट नहीं किया है अपने लिए। रोल तो बहुत बड़ा है। माता ही बच्चों के अंदर संस्कार डालती हैं। तो ऐसे में जब पिता बाहर गया हो जीवनोपार्जन के लिए, तो उस समय पर माताओं का रोल है कि वो उसकी अनुपस्थिति में उनका रोल प्ले करे, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, उनको डायरेक्शन दे, उनको अच्छी बातें सिखाएं। और देखिए कम्युनिकेशन के माध्यम से सिखा सकती हैं, बातचीत के माध्यम से सिखा सकती हैं। तो आप लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप लोग आज यहाँ आए हैं तो वो खुद दर्शाता है कि आप कितने कंसर्न हैं अपने बच्चों के लिए, आप कितना चाहते हैं कि उनके लिए सब कुछ अच्छा हो, उनका उज्जवल भविष्य हो। तो इसमें जो आपका पार्ट है उसको भी अगर आप अच्छी तरह से प्ले करेंगे, तभी जाकर हमारा बच्चा अच्छा निकल पाएगा, तभी जाकर उसके अंदर गुण आ पाएंगे, और उसका सक्सेसफुल का जो क्राइटेरिया है वो फलीभूत हो सकता है। It can be fruitful only if they are strong internally, if they have confidence, if they have self-respect, if they have the caliber to take the initiatives. अगर उनका EQ बैलेंस्ड है, इमोशनल क्वेश्चन बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बैलेंस्ड है, तभी जाकर वो जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी डट कर खड़े होंगे और बड़ा हैप्पीली अपनी लाइफ को जिएंगे। सक्सेसफुल के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान रखें कि खुश हो आपके बच्चे, चेहरे पर मुस्कान हो। उदासीन व्यक्तित्व तो उदासीन ब्रिंगिंग अप को शो करता है, तो उदासीन बच्चे नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही मैं अपना सेशन यहाँ आज कंप्लीट कर रही हूँ, ओवर कर रही हूँ, और ये आशा करती हूँ कि स्कूल की जिम्मेदारी स्कूल पर, लेकिन आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने बच्चों को समय